हेलो। आज की कहानी बाबूराज की प्रतिमा। इसे ईवी श्रीधरन ने लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। बाबूराज की प्रतिमा। कई दिनों से बाबूराज का मन एक सूना घोंसला सा बना है। असहनीय शून्यता में उसे घुटन सी हो रही थी। उसने भी नहीं सोचा था कि उसकी हालत इस तरह बनेगी। उसका मन एक ज्वालामुखी सा जमने लगा था। किसी न किसी दिन फूट पड़ने के लिए उसने जीवन बिताया था। आंखें फोड़नी है, पागल खाना जाना है। 4-5 दिनों से उसे ऐसा लग रहा है। उसमें आए परिवर्तनों के बारे में वह दोस्तों से कहा करते हैं। उन सबको बाबूराज की हालत पर खेद भी लगा था। उन इन दिनों एक दोस्त शाम को आकर बाबूराज को सागर तट की ओर ले चलता है। गरजते सागर को गवाह बनाकर दोस्त उसे उपदेश देता। तुझे महज कानून का एक छात्र रहना है, वकील बनकर जीना है और सारी चीजों को भूलना है। तुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति ने एक ऐसा रास्ता बनाया है, सिर्फ उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ना है। हमेशा सारे मित्रों ने बाबूराज को उपदेश ही दिए। वे सारे उपदेश बाबूराज को और उदास उदास ही कर जाते थे। अब उसने अपनी सारी वेदनाओं से विदाई लेने के लिए तय कर लिया। निरीह लोगों को एक सेना के साथ शहर से होकर आगे बढ़ना है। यही उसका पुराना स्वप्न था। सागर तट पर वापस आते समय उसने अपने दोस्तों से कहा, अब सिर्फ मैं और प्रतिमा है। हम दोनों बराबर निसहाय हैं। दोस्त ने कहा कि उसे इस प्रकार नहीं जीना है। वह सोचने लगा, यह बाबूराज कैसा युवक है। अगर आदमी इस प्रकार स्वप्नजीवी बन जाए तो यह बाबूराज कैसा युवक है। अगर आदमी इस प्रकार स्वप्नजीवी बन जाए तो। उस दिन जुदा होते समय बाबूराज ने उस दोस्त से कहा, मैंने एक बात तय कर ली है। पूरी बात बाबूराज पूरी रात बाबूराज सोया नहीं। वह अपने निर्णय को मजबूत कर रहा था। सुबह होने से पहले उसने घर से विदाई ली। सीधे वह प्रतिमा के पास चला गया। शहर में अभी लोगों का आवागमन शुरू नहीं हुआ था। काफी समय तक बाबूराज अपने निर्णयों के साथ वहां खड़ा रहा। उसने प्रतिमा से कहा, मैं अपना निर्णय अमल में लाने जा रहा हूं। बाबूराज प्रतिमा को पकड़कर उस पर चढ़ने लगा। प्रतिमा के हाथ में लकड़ी प्रतिमा के हाथ में पकड़ी तलवार को धीरे से हिलाकर उसने अपने अपने हाथ में ले लिया। एक क्षण एक तलवार छाती से लगाकर वह उधर खड़ा रहा। फिर बिना धार की तलवार को मुठ से पकड़ लिया। फिर तलवार पकड़कर प्रतिमा से सटकर वहां खड़ा रहा। उस प्रतिमा की मूक गंभीरता उसमें भी प्रकट हुई। वह भी उस प्रतिमा में समाता जा रहा था। तलवार पकड़कर एक युवक प्रतिमा के समीप खड़ा हुआ है। बात शहर में जल्दी फैल गई। कुछ ही क्षणों में प्रतिमा और बाबूराज एक बड़ी भीड़ की आंखों में फैल आए। भीड़ में हंसी, रोष और अद्भुत भाव फैल गए। कुछ लोगों ने कहा, उसे घसीटकर उतार लो और छोड़ दो। शहर के मध्य की एक बड़ी प्रतिमा हमेशा बाबूराज को एक जोश देती थी। उसके विचार, स्मृति और स्वप्नों में वह प्रतिमा एक महापुरुष के समान बनी रही थी। प्रतिमा और बाबूराज के बीच स्वपन संभाषण होते थे। ऊपर उठाई तलवार लेकर लेकर प्रतिमा से वह बड़ा मनुष्य उसके सामने उतर आएगा। ऊपर उठाई तलवार लेकर प्रतिमा से वह बड़ा मनुष्य उसके सामने उतर आएगा। वे दोनों दीर्घ संभाषण में डूब जाएंगे। सालों से वह अपना दुख प्रतिमा से खुलकर कहता आ रहा है। सारी बातें सुनकर प्रतिमा को मनुष्य भीगे नयनों से कहेगा, क्या किया जाए, मैं आज महज एक निसहाय प्रतिमा हूं। मैं इस शहर में इस तरह जीना नहीं चाहता हूं, किंतु यह मेरी तकदीर है। यह स्नेह, लगाव और आदर के ये भाव नहीं ये स्नेह, लगाव और आदर के ये भाव कहीं बचपन के दिनों में शुरू हुए थे। किसी जमाने में प्रतिमा पुरुष इस शहर का शासक रहा है। इस महात्मा की जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। इस महात्मा की जीवनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। इस आदमी के लिए जीवन एक युद्ध था। ऊपर उठाई तलवार नीति का वेद ग्रंथ थी। दुष्ट शक्तियों को तहस नहस करने वाली तलवार है। उस तलवार से जुड़ी स्मृतियों को यह मिट्टी मन में संजोती है।
प्रतिमा का यह मनुष्य बाबूराज से ऐसी बातें नहीं करता है, किंतु बाबूराज उन सारी बातों से अवगत है। शहर के मध्य भाग में प्रतिमा बने उस महात्मा का अब कोई कर्म क्षेत्र नहीं है। जिंदा रहते समय उन्होंने सोच लिया होगा कि भविष्य में एक बड़ा आदर्श बन जाएंगे। आखिर क्या बन गया? महज गली का एक पहरेदार। एक दिन बाबूराज ने प्रतिमा से पूछ लिया था कि वह एक दिन क्यों फूट नहीं पड़ती, टुकड़ों में तितर बितर होकर एक दिन शहर में क्यों ओझल नहीं हो जाती। हर रोज बाबूराज शाम को प्रतिमा के पैरों तले आकर बैठ जाएगा। सालों से वह इस प्रतिमा का सिर्फ उपासक है। यह प्रतिमा भी दुविधा में रहती है। हमेशा उसके चारों ओर भीड़ रहती है, भीड़ से मुक्त एक क्षण तक नहीं। हड़ताली एक एक कर इस प्रतिमा के सामने ही इकट्ठे होते हैं। यही पुलिस की लाठियां निरीह लोगों की पीठ पर पड़ती है। सब कुछ इस प्रतिमा के सामने घटित होता है। लोगों के पथराव से प्रतिमा के कई भाग खराब हो गए हैं। पथराव की बातें अखबार में नहीं आती हैं। पुलिस और दूसरे लोग बराबर प्रतिमा पर यहीं से शुरू और यहीं पर आकर खत्म होते हैं। जुलूस यहीं से पत्थर मारते हैं। भीड़ से एक छोटा पत्थर होले होले बाबूराज के शरीर पर आ पड़ा। उसके साथ ही किसी की एक विनती भी सुनाई पड़ी कि पथराव ना करें। खबर फैलती गई, भीड़ बढ़ती गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी आई। अप्रैल का तीखा सूर्य शहर पर कब्जा कर रहा था। अब तक सुबह का वह अज्ञात युवक बाबूराज बन चुका था। क्या बाबूराज है? बात सुनने वाले अवाक रह गए। यह शहर उसके इतिहास का स्मरण कर रहा है। झंडा पकड़कर चले उसकी कई तस्वीरें शहर के मन में अंकित हो रही थी। उसके झंडे बदलते रहे। यह बात भी शहर की याद में उभर आई। इस शहर में एक समय उसे देखने के लिए खचाखच भीड़ लग गई थी। शहर ने उसमें एक नेता देख लिया था। यह बाबूराज है। इसका पता चलते ही शहर की तवाइफें भी दौड़ आई। तवाइफों ने अपने लिए एक दल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश के बीच बाबूराज को रात दिन तमाचे लगे थे। उसका यह रूप तवाइफों के मन में अंकित हो गया। वे खेद के साथ उसे देखती ही रह गई। तलवार पकड़कर वह बिना हिले खड़ा था। तलवार वह कितनी वजनदार है, लोग सोचने लगे। ऐसी हालत में यह बाबूराज कैसे ऊपर उठाकर खड़ा रहता है। प्रतिमा के अगल बगल की सड़कों पर भी यातायात रुक गया। लोग उधर इकट्ठे खड़े रहे। बाबूराज उनके मन में एक वेदनापूर्ण स्मृति बन गया। अचानक यह घटना घटी थी। प्रतिमा के सामने खड़े लोग भी यह देखकर हैरान हो गए। प्रतिमा बोलने के लिए मुंह में खोल रही थी। लोगों ने कहा, सब चुप रहें, प्रतिमा बोल रही है। थैंक यू सो मच। और इसका अनुवाद डॉक्टर आरसू ने किया है।